नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार दरोगा, बिहार एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जीके जीएस के प्रश्न हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का पहला सेट है यहाँ पे टेस्ट सेट नंबर 1, इसको हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो तीसरी अनुसूची में यहाँ पे राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो यह यहाँ पे धौलावीरा से प्राप्त हुई है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। मिथन नामक त्यौहार, तो यह नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। संविधान का दूसरा भाग जो है यह नागरिकता से संबंधित है और यह नागरिकता का जो भाग है यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवाने मुक्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो दीवाने मुक्त खराज जो कि एक वित्त विभाग था और इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पे दिए गए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जो कि बिल्कुल सही है, एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, तो ये भी सही है। दूसरा पॉइंट है, 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है, जो कि बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पे अगला है, सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है लिंगानुपात 6 वर्ष से कम, तो ये भी गलत है। इस प्रकार केवल यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका हम लोग यहाँ पे कूट देख लेते हैं। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वह उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए। तो यहाँ पे पहला दिया गया, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है, जो कि ये मानने को तैयार थे। दूसरा है, भारत पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी सही है। चौथा पॉइंट है कि जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, ये भी मानने को तैयार थे। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी जो कथन हैं इनको मानने के लिए तैयार थे लॉर्ड इरविन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक सड़क का जो घनत्व है यह हम लोग यहाँ पे दिल्ली में देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा काला महोत्सव यहाँ पे मुंबई में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। भारत के सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो इसका हम लोगों को बताना है। तो इसका हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिए गए सिविल सेवकों की अभिवृद्धि मूलक समस्याएं, दूसरा है जवाबदेही का अभाव, तीसरा है
लाल फीताशाही। चौथा है यहाँ पे नागरिकों का अपने अधिकार एवं कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। तो इसका हम लोग यहाँ पे कूट देख लेते हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो पहला दिया गया सिविल सेवकों की अभिवृद्धि मूलक समस्याएं, जो कि ये यहाँ पे थी। दूसरा है जवाबदेही अभाव, ये भी था। तीसरा है लाल फीताशाही, ये भी था। चौथा है यहाँ पे नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। लिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। वे कौन से विद्वान हैं जो लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं रहते थे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त जो हैं यह लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं रहते थे, जबकि गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। पवन दूत के लेखक जो धोई हैं ये भी रहते थे, और ब्राह्मण सर्वस्त्र के रचयिता जो हल्ला युद्ध हैं ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलता है। तो वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल रहा है, मिल है, सूती वस्त्र का मिल है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सूती वस्त्र का मिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो भारत के पहले CAG, कैग के बारे में बताना है। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वी नरहरि राव जो थे भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो जैन धर्म में धर्म के यहाँ पे 10 लक्षण बताए गए हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी। जो खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का जो तीसरा चरण हुआ था उसका जो कालावधि क्या था इसके बारे में बताना है। तो जो इसका टाइम पीरियड था वह था 1985 से 1996 के बीच। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू नहीं होती है। तो भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है वह जो पंचायती राज व्यवस्था है वह किन किन राज्यों में लागू नहीं होती है। तो इसका हम लोग देखेंगे। इसका हो जाएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इस राज्य में यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर जो कि 1918 में यह घटना हुआ था, और इस मिल मजदूर आंदोलन में जो महात्मा गांधी के जो सहयोगी बने थे वे कौन थे। तो इसमें जो महात्मा गांधी के जो सहयोगी बने थे वे यहाँ पे अनसुईया बेन बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था, जो कि यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा है, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधकशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई, जो कि ये भी सही है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है प्रतिवर्ष यहाँ पे गोवा राज्य में किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि गृह मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर। गृह मंत्रालय द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा अब तक कितने
जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी, यानी 75 जो जनजातीय समूह हैं उनको विशेष रूप से जनजातीय समूह का दर्जा, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है उसको बताना है। एरन अभिलेख है, यह भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख जो है यह भानुगुप्त का है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है मंदसौर अभिलेख, जो यह कुमारगुप्त का है, ये भी सही है। तीसरा है जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तीसरा है यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है यह किसका है, तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो कि ये भी सही है। चौथा है यहाँ पे मेहरौली लौह स्तंभ लेख, जो चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं है। यह जो मेहरौली लौह स्तंभ है यह यहाँ पे अशोक से संबंधित है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्य फसल कौन सी है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ज्वार है, जो सबसे बड़ी तीसरी खाद्य फसल है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की जो घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और इस पर जो संसद का जो अनुमोदन है उसका आवश्यकता नहीं पड़ता है, जो कि ये कथन पहला सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये बिल्कुल ये भी कथन यहाँ पे सही है। यानी जो राष्ट्रीय आपात है इसको संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, जबकि वित्तीय आपात को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उससे पहले ये वापस ले सकते हैं। इस प्रकार इसका दोनों कथन सही है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे। तो मराठा कालीन शासन में जो शाही खजाने की जो आय और व्यय का जो देखरेख करने वाला अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे उस समय मराठा में यहाँ पे पोतनीस कहा जाता था। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोतनीस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। तो भारत के जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा मानसूनी वर्षा यहाँ पे कोलकाता में देखने को मिलता है। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इस ऑप्शन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून क्या होंगे। तो अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है। जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं उनका संबंध किस विद्रोह से है, इसका बताना है। तो इनका जो संबंध था वह रंपा विद्रोह से था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो यह यहाँ पे पनामा नहर जो यहाँ पे जल संधि है यह जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न है, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है। तो नक्षत्र की जो कुल संख्या है वह कितनी है, तो जो नक्षत्र की कुल संख्या है यहाँ पे 27 है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट, जिसे हम लोग देखते हैं। पहला है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है, जो कि यह बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो शासकीय परियोजना के लिए राज्य का जो विधानमंडल है केवल 8वीं अनुसूची में किसी भाषा का वो इस्तेमाल कर सकता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यह 8वीं अनुसूची में जो वर्णित 22 भाषा हैं उससे के अलावा भी किसी भाषा का उपयोग कर सकता है राज्य का विधानमंडल। तो इसलिए इसका हो जाएगा केवल एक, पहला स्टेटमेंट ही सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है। जो शल्य चिकित्सा है उसका पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा सुश्रुत को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 33 नंबर, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है। जो पूर्वोत्तर परिषद हैं उसके संबंध में कौन सा एक सही है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है, ये इसके संबंध में यह कथन सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी। तो जब सूरजमल के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की गई थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो इस प्रश्न का हम लोग देखते हैं। तो इसका उस समय जो बादशाह था और मुगल बादशाह यहाँ पे औरंगजेब थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे गलत सुमेलित है। पहला है कि यहाँ पे आम्र वर्षा जो है यह केरल राज्य में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है फूलों वाली बौछार, जो फूलों वाली बौछार है यह कर्नाटक में नहीं होता है। तीसरा है यहाँ पे काल बैसाखी, यह पश्चिम बंगाल में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और चौथा यहाँ पे लू, जो कि बिहार में चलता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जो फूलों की बौछार है यह हम लोगों को उत्तराखंड में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। तो कौन सा वायुमंडलीय परत है जिसके द्वारा रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा आयन मंडल। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल के द्वारा ही यह संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो जो यूनियन टेरेटरी के जो प्रशासक या उपराज्यपाल होते हैं उनका जो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वह किस अनुच्छेद के तहत है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह यहाँ पे अनुच्छेद 239 का ख यानी 239 का बी में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लॉर्ड रिपन दिया गया था कि लॉर्ड रिपन ने, पहला कथन है लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए, जो कि बिल्कुल यह सही है। दूसरा है 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया, जो कि यहाँ पे ये कथन यहाँ पे जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा यह लागू कठोर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी पूरी तरह से गलत है। तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा न तो ए और न दो, यानी दोनों ही कथन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो किसाऊ बांध परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है। तो जो किसाऊ बांध परियोजना है यह टोंस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमान द्वारा बनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है।
तो जो भारतीय मुसलमान के द्वारा कौन सा त्यौहार है जिसे हम लोग मीठी ईद के नाम से जानते हैं? तो मीठी ईद के नाम से हम यहाँ पे ईद उल फितर को जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है यहाँ पे भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का जो प्रावधान है संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, वह अनुच्छेद कौन सा है? तो जो भारत के जो आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि का जो प्रावधान है वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह हमारे संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 267 में वर्णित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया गया था? तो यह कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह लखनऊ में हुआ था 1936 में, और इसी में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था कि समाजवाद भारत की सभी समस्याओं को हल करने की कुंजी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वह कौन सा है? तो यहाँ पे जो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है यह सालसेट द्वीप है, जो कि महाराष्ट्र जो है यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे है 44 नंबर कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जो कि ये गलत है, क्योंकि जो धन विधेयक है यह राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसलिए इसे दोबारा यहाँ पे राष्ट्रपति के पास भेजा नहीं जाता है, इसलिए यह कथन गलत है। अगला है धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है, न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, जो कि ये भी कथन यहाँ पे गलत है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा यहाँ पे दिया गया है कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जो कि यह कथन सही है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पहला और चौथा इसके लिए हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। पहला और चौथा ही यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है यहाँ पे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड को कब अंजाम दिया था? तो काकोरी डकैती जो कांड है यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी लोग थे उनके द्वारा यह किया गया था, और यह यहाँ पे जो किया गया था 9 अगस्त 1925 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। पहला पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ला नीनो की उत्पत्ति है, जो कि ये बिल्कुल सही है। तीसरा है मौसम पर एल नीनो तथा ला नीनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, जो कि ये भी सही है। तो यहाँ पे दिया गया उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका जो अधिकार क्षेत्र है वह 2 या 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो यहाँ पे 4 हाई कोर्ट हैं उनका यहाँ पे जो अधिकार है वह 2 या 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष जो है 6 जुलाई 1944 को किसके द्वारा किया गया था? तो जो यह उद्घोषणा किया गया था यहाँ पे यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया कथन था। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा जो बादल है जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो यहाँ पे है वर्षा स्तरीय जो बादल है यह अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी सुमेलित नहीं है। पहला यहाँ पे दिया गया है राग भैरवी। जो राग भैरवी जो गाया जाता है यह यहाँ पे सुबह यानी प्रातः काल में गाया जाता है। दूसरा जो राग मल्हार है यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जो कि ये भी सही है। तीसरा जो है राग हिंडोल, यह जो है यह शीत ऋतु में नहीं गाया जाता। चौथा है राग भूपाली जो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी।